वेलकम बैक बार्सिलोना फैंस। आज हम बात करेंगे 2-3 डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर। आपने थंबनेल तो देखा ही होगा। एक तो पहली बात ये कि हम बात करेंगे कि लियोनेल मेसी का वापस बार्सिलोना में आना कैसा रहेगा और क्लब क्या कुछ करेगा बार्सिलोना जो है वो मेसी को वापस लाने के लिए। दूसरा ये कि बार्सिलोना फैंस काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं और काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हैं और चावी के ख़िलाफ़ ज़्यादा बात कर रहे हैं कि चावी ने जो है वो इतना अच्छा नहीं किया और हम लोग डोमेस्टिक डबल कर सकते थे, लेकिन हम लोग रियल मैड्रिड से 4-0 हारने के बाद वो अपॉर्चुनिटी खो दी हमने। इसके इन सब चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे, लेकिन प्लीज़ मैं आपको कहूँगा कि ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको डेली रूटीन की वीडियोस जो हैं वो हमारी आपको मिल सके। तो पहली बात हम करेंगे कि बार्सिलोना का सीज़न वो कैसा रहा और अब हम क्या उखाड़ सकते हैं इस टाइम पर। पहली चीज़ तो ये कि कोपा डेल रे से हम बाहर हो चुके हैं और बार्सिलोना फैंस को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है इस बात का, जो कि मैं समझता हूँ कि हमें इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए। पिछले 3 मैचेस हम लोग रियल मैड्रिड के अगेंस्ट जीते थे और कभी ना कभी तो हमने हारना था। नो डाउट स्कोर लाइन जो है वो 4-0 काफ़ी बड़ी स्कोर लाइन थी, हमें उससे बेहतर करना चाहिए था। क्लोज मैच होता तो शायद हम लोगों को इतनी तकलीफ़ ना होती, लेकिन यही फ़ुटबॉल है। और हम रियल मैड्रिड को, मुझे जो थोड़ा सा प्रॉब्लम लगा वो ये लगा कि बार्सिलोना जो है ना मेंटली पहला गोल कंसीड करने के बाद वो वापस नहीं आ सकी। हालांकि उस वक्त हम लोग टाई में थे और 1-1 ही था एग्रीगेट के ऊपर अगर हम देखें, लेकिन उसके बाद से बार्सिलोना संभल ही नहीं सकी थी, मोमेंटम गेन ही नहीं कर सकी थी। लेकिन मैं समझता हूँ कि बार्सिलोना जो है वो एक अच्छे राइट ट्रैक के ऊपर जा रहा है और ये ट्रांसफ़र विंडो जो होगी इस सीज़न की वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी कि हम इस ट्रांसफ़र विंडो में किन प्लेयर्स को जो है वो सेल आउट करेंगे और कौन से नए प्लेयर्स को बार्सिलोना में लेकर आएंगे, क्योंकि रूमर्स तो बहुत ज़्यादा हैं और जब तक ये ट्रांसफ़र विंडो ख़त्म नहीं होती तो ये रूमर्स तो लास्ट डे तक, लास्ट मोमेंट तक ऐसे ही चलते रहेंगे। हम अगर देखें तो बार्सिलोना जो है वो लास्ट टाइम जो लीग जीती थी वो 2019 में जीती थी। अब 2019 में जब आप लीग जीते हो तो अब आपको लगभग तकरीबन 4 साल हो चुके हैं। 4 साल बाद आपके हाथ में मौका आया है लीग जीतने का। और अब जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो रियल मैड्रिड जो है वो इस वक्त 3-2 विला रियाल से हार चुकी है। तो इसका मतलब ये कि बार्सिलोना कल जब मैच खेलेगा जिरोना के अगेंस्ट और अगर मैच जीत जाता है तो 15 पॉइंट की लीड है, और अगर 15 पॉइंट की लीड या 12 पॉइंट की लीड भी अगर बार्सिलोना के पास इस वक्त है तो आई थिंक ये लीग जो है वो कंफर्म बार्सिलोना के इस वक्त हाथ में है। जो कि पिछले 2-3 वीक्स में मैं थोड़ा डाउट कर रहा था कि, क्योंकि थोड़ा सा दिल घबरा रहा था कि कहीं बार्सिलोना इस लीड को कंसीड ना कर दे, लेकिन अभी हमारे पास मौका है 15 पॉइंट की लीड के साथ। दूसरी चीज़ ये है कि हमें तकलीफ़ इसलिए ज़्यादा होती है क्योंकि हम लोग आदी बहुत ज़्यादा हो चुके हैं कि हम लोग चैम्पियंस लीग जिस तरह से हम लोग पिछले 10-12 साल में एक अच्छा कर रहे थे। चैम्पियंस लीग में हम लोगों ने 3-4 चैम्पियंस लीग जीती भी थी। तो बार्सिलोना फैंस वही एक्सपेक्टेशन लगा के बैठे होते हैं कि हर सीज़न में जो है वो हम लोग चैम्पियंस लीग जीतेंगे। लेकिन ग्राउंड रियलिटी के ऊपर ज़रूर बात करनी चाहिए और ग्राउंड रियलिटी को ज़रूर देखना चाहिए कि चैम्पियंस लीग जीतने के लिए जो है, नो डाउट अगर हम अपने स्क्वाड को देखें तो वो किसी भी स्क्वाड के साथ हम compete कर सकते हैं। लेकिन चैम्पियंस लीग जो है वो मतलब स्टार्ट होती है सितंबर-अक्टूबर में स्टार्ट होती है हर साल और वो जाती है मई तक जाती है, मई के एंड तक जाती है। उसके लिए आपको, क्योंकि आप डोमेस्टिक फ़ुटबॉल भी खेल रहे होते हैं, फिर यूरोपियन फ़ुटबॉल भी आपको खेलना होता है, तो उसके लिए आपको स्क्वाड डेप्थ होना बहुत ज़रूरी है। और स्क्वाड डेप्थ का मतलब ये होता है कि अगर एक आपका प्लेयर इंजर्ड है तो अगर वो उसका अगर 100% हमारे पास रिप्लेसमेंट नहीं है तो कम से कम जो उसको रिप्लेस करने वाला प्लेयर है वो 80% ग्राउंड में ज़रूर दे। तो हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये हुआ कि यूरोपियन लीग में भी और चैम्पियंस लीग में भी जब क्रूशल टाइम आया, क्रूशल मैचेस आए, तो हमारे प्लेयर्स जो है वो इंजर्ड हो गए, तो जिसकी वजह से हम लोग compete नहीं कर पाए और हम लोग स्ट्रगल किया हम लोगों ने। तो इस वजह से
बार्सिलोना को इस बार ट्रांसफ़र विंडो में बहुत सोच समझ के जो है वो कुछ प्लेयर्स को सेल करना पड़ेगा और स्क्वाड डेप्थ बनाने के लिए कुछ प्लेयर्स को ख़रीदना पड़ेगा। अब उसके बारे में भी हम बात करते हैं कि स्क्वाड डेप्थ किस तरह से बनाई जाएगी, क्योंकि फाइनेंशियल फेयर प्ले भी बीच में है, ला लीगा के अपने रूल्स भी हैं, और ये सारी चीज़ें होने के बाद क्या बार्सिलोना एक अच्छी कॉम्पिटिटिव टीम ऐसी बना सकेगा कि वो अगले सीज़न में फिर से ला लीगा और चैम्पियंस लीग के लिए जो है वो अपनी टीम एक स्ट्रॉन्ग टीम जो है वो मैदान में उतार सके। तो ये चीज़ जो है हमें देखनी पड़ेगी, और हमें एक चीज़ और जहन में रखना पड़ेगा कि चावी का पिछला सीज़न जब उन्होंने ज्वाइन किया था तो हम लोग कहाँ थे, क्योंकि हमने लास्ट टाइम 2019 में लीग जीती और 2021 में हम लोगों ने कोपा डेल रे जीता था। उसके बाद से तो हम लोग ट्रॉफी लेस रहे हैं, और कोमेन का टाइम बहुत बुरा टाइम रहा, हम लोग मतलब बहुत बुरी परफॉर्मेंस रही। फिर उसके बाद चावी आए, मेसी भी चले गए, मेसी के जाने के बाद तो बिल्कुल क्लब टूट ही गया। लेकिन चावी के आने के बाद एक नई होप आई, चावी ने नए लड़के ख़रीदे और दोबारा से टीम खड़ी करने की कोशिश की। नो डाउट क्योंकि चावी भी ऑब्वियसली इनएक्सपीरियंस हैं, तो कुछ ऐसे प्लेयर्स ख़रीद लिए गए कि जहाँ पर मेरे ख्याल से पैसा बहुत ज़्यादा फेंक दिया हम लोगों ने, ज़ाया किया पैसा। जैसे फेरन टोरेस के ऊपर हमने एरिक गार्सिया, ये इस तरह के जो 2-3 प्लेयर्स थे। और इवन मैं ऑनेस्टली अगर एक बात करूं तो मुझे जो हमारे रफीनिया जो हमने लिया है, मैं कन्विंस नहीं था उस टाइम पर भी कि यार रफीनिया मतलब ठीक है वो लीड्स यूनाइटेड से खेल रहा है और उस एवरेज क्लब के हिसाब से आई थिंक परफॉर्मेंस अच्छी थी। नो डाउट वो EPL में खेल रहे थे और लोग ये बात कर रहे थे कि उसने अपने आप को EPL में मनवाया है तो वो बार्सिलोना में भी अच्छा करेगा। तो मुझे तो खैर वहाँ पर भी डाउट्स थे, और रफीनिया की परफॉर्मेंस आपने देखी ली है पिछले मैच में भी रियल मैड्रिड के अगेंस्ट, और थ्रू आउट मतलब रफीनिया उस स्टैंडर्ड पे नहीं रहे कि जो स्टैंडर्ड बार्सिलोना जो है वो मांगता है अपने विंगर्स से। क्योंकि हम अगर जो बार्सिलोना की मोस्ट ऑफ द टाइम जो फॉर्मेशन रहती है वो 4-3-3 खेलती है बार्सिलोना, और आपकी 4-3-3 की जो फॉर्मेशन होती है उसमें विंगर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्योंकि विंगर अगर आपके 1-on-1 पोजीशन के ऊपर अगर वो ड्रिबल नहीं कर पाते, वो बॉल कंट्रोल नहीं कर पाते, वो क्रॉसेस अच्छी नहीं दे पाते, तो बार्सिलोना का सिस्टम जो पूरा ब्रेक हो जाता है। क्योंकि आप देखें लेवेंडोस्की के अलावा क्या है हमारे पास आगे जो गोल स्कोर करे या कुछ करे, लेकिन लेवेंडोस्की को भी तो बॉल चाहिए, सप्लाई उसको एक मिलेगी प्रॉपर तरीके के साथ, उसको हर मैच में 3-4 चांसेस मिलेंगे तो तब जाके वो 1-2 गोल करेगा। तो मतलब हमारे पास वो चीज़ नहीं थी। तो इस वजह से मैं ये समझता हूँ कि रफीनिया, क्योंकि आज के जो रूमर्स आए हैं रफीनिया को भी बार्सिलोना अगर अच्छी प्राइस मिलती है बार्सिलोना को, तो रफीनिया को भी बार्सिलोना सोचने का सोच रहा है। और सेकेंडली मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, ज़रूरी नहीं है कि आप मेरी जो है वो मेरे साथ एग्री करें, लेकिन डेम्बले भी आई थिंक मेरे ख्याल से पिछले 4-5-6 सीज़न से वो बार्सिलोना में है, लेकिन आज तक डेम्बले भी जो आपके किसी भी बड़े मैच में कुछ ऐसा परफॉर्मेंस नहीं दे पाए। मुझे अभी भी याद है लिवरपूल का वो मैच होम पर जो था जिसमें मेसी ने एक बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी थी और डेम्बले के पास एक मौका मिला था गोल करने का, वो जब गोल नहीं किया था तो मुझे उसी वक्त फील आया था कि यार ये जो गोल मिस किया डेम्बले ने तो कहीं ऐसा ना हो कि ये हमें जो है वो गले पड़ जाए, और यही हुआ था। 4-0 से हम लोग हार गए थे। तो ये एक तो चीज़ थी कि हम लोगों को थोड़ा सा काम रहना पड़ेगा, और आई थिंक टीम जो है वो ठीक जा रही है। आहिस्ता आहिस्ता ही एकदम से हम लोग चैम्पियंस लीग में नहीं प्रोग्रेस कर सकते, तो आहिस्ता आहिस्ता आई थिंक अगला सीज़न मज़ीद बेहतर होगा। एटलीस्ट कम से कम हम लोग, मैं ये चाहता हूँ कि हम लोग क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल तक तो ज़रूर आएँ, और यूरोपा लीग से जो है वो हम बाहर हों। और यूरोपा लीग में अब बहुत हो गया, 2 साल से हम खेल रहे हैं। सेकेंडली बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो जो दूसरा टॉपिक है वो है मेसी के हवाले से, कि मेसी ने, अच्छी बात यह है कि मेसी ने 400 मिलियन का जो उनको कॉन्ट्रैक्ट ऑफर था अल हिलाल सऊदी अरेबिया की तरफ से वो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है। जो ख़बरें अभी तक जो न्यूज़ आ रही हैं उसके मुताबिक
अब लियोनेल मेसी के बारे में भी लोग बहुत सारे ये कह रहे हैं कि भाई लियोनेल मेसी आएंगे तो हमारा क्लब फिर से पीछे की तरफ चले जाएगा, हम फिर डिपेंडेंट हो जाएंगे और मेसी को हम इतना पैसा दे देंगे तो हम लोग फिर जो है वो स्ट्रगल करेंगे फाइनेंशियली। लेकिन ऐसा नहीं है। लियोनेल मेसी जो है वो मेरे ख्याल में बार्सिलोना की ज़रूरत भी है। जिस तरह आपने देखा कि क्रिएटिविटी आपके पास है कोई नहीं, पैड्री इंजर्ड है, तो मैंने जिस तरह पहले कहा कि हमारे पास रिप्लेसमेंट ही नहीं होती। अभी भी हम लोग अगर मिडफील्ड में देखे थे तो 3 होल्डिंग मिडफील्डर के साथ खेले, क्रिएटिविटी कहीं पर भी नहीं दिखी, जिसकी वजह से हम लोगों ने रियल मैड्रिड के अगेंस्ट स्ट्रगल भी किया। पैड्री के होने से ये फ़ायदा होता कि वो कुछ चांसेस बनाते हैं, मेसी के आने से ये होगा। शायद पॉसिबिलिटी है कि अगर हम कुछ प्लेयर्स सेल आउट करें तो शायद बर्नार्डो सिल्वा, जिसके बारे में काफ़ी ज़्यादा रूमर्स आ रहे हैं, हो सकता है हम डेम्बले सेल कर दें या रफीनिया सेल कर दें या आंसू फटी सेल कर दें। फरन टोरेस के बारे में भी बात हो रही है, अच्छी प्राइजेस मिलती हैं तो शायद हम लोग 1-2 अच्छे प्लेयर्स खरीद दें। और मेसी आ रहे हैं फ्री और उनकी जो सैलरी है वो 10 मिलियन पर ईयर जो है वो बताई जा रही है, तो 10 आई थिंक इट्स फेयर एनफ। मेसी जैसे कैलिबर का प्लेयर अगर वो 10 मिलियन में मिल रहा है और वो आपको गोल भी करके देगा, वो आपको क्रिएटिविटी भी देगा, वो मिडफील्ड में भी खेलता है, वो विंग में भी खेलता है और बार्सिलोना का डीएनए उसमें है, तो मेसी उसके अलावा आप ये देखें कि वो रेवेन्यू कितना जनरेट करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बार्सिलोना के लिए कि अगर हम मेसी को ले आते हैं तो मेसी सिर्फ स्पोर्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो आपको बहुत ज़्यादा जो है वो सपोर्ट मिलेगी। अब मेसी के आने के लिए जो है मतलब मेसी का आना इतना आसान नहीं है और आपको पता है कि टिबास का भी एक प्रॉब्लम है, बार्सिलोना के साथ चला आ रहा है। लेकिन कुछ खबरें ऐसी आ रही हैं कि इस वक्त ला लीगा जो है वो अपने रूल्स में जो है वो कुछ नरमी करेगा ताकि बाकी के जो क्लब्स हैं उनके लिए भी आसानी की जा सके। लेकिन ये इनफ नहीं होगा मेरे ख्याल में और इस वजह से बार्सिलोना ने अभी तक ऑफिशियली कोई ऑफ़र जो है वो मेसी को नहीं दिया। मैंने आपको बताया कि अभी तो ट्रांसफ़र विंडो भी ओपन होने में टाइम है और ये काफ़ी देर तक कहानी चलेगी क्योंकि इस वक्त जो हमारे प्रेसिडेंट हैं क्लब के वो ये चाह रहा है कि मेसी को जब तक कंफर्मेशन नहीं मिलती ला लीगा से कि हाँ हम मेसी को साइन कर सकते हैं या क्या क्या बार्सिलोना को करना पड़ेगा मेसी को साइन करने के लिए, जब तक वो सारे स्टेप्स नहीं लिए जाते तो तब तक मेसी को ऑफ़र ना की जाए। क्योंकि लास्ट टाइम भी एक मेसी का जो है कॉन्ट्रैक्ट रेडी था लेकिन वो साइन नहीं कर पाए थे, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाया था फाइनेंशियल फेयर प्लेयर की वजह से, जिसकी वजह से मेसी को बार्सिलोना छोड़ना पड़ा था। तो इस वक्त लापोर्ता जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो देखभाल कर कदम उठा रहे हैं। वो जब तक ला लीगा से ग्रीन सिग्नल नहीं मिलता या वो रिक्वायरमेंट जो ला लीगा देगा बार्सिलोना को वो पूरी नहीं होती तो तब तक मेरे ख्याल में वो मेसी को ऑफ़र नहीं करेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि बार्सिलोना के अभी भी सैलरीज वेज काफ़ी ज़्यादा हाई है, जैसे फ्रैंकी डी योंग और टेर स्टेगन, जोर्डी एल्बा, बुस्केट्स, ये काफ़ी ज़्यादा सैलरी के ऊपर हैं इस वक्त और बार्सिलोना जो है इनको भी वेज रिडक्शन की बात करेगा। और अच्छी बात यह है कि मेसी, जिस तरह मैंने कहा कि मेसी सिर्फ स्पोर्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, प्लेयर्स भी इतना प्यार करते हैं उससे कि वो मेसी के साथ खेलने के लिए काफ़ी सारे प्लेयर्स ने, जो रूमर्स आ रहे हैं, वो उन्होंने एग्री किया कि हम अपनी सैलरी को रिड्यूस करेंगे ताकि मेसी के लिए वापसी आसानी हो सके और प्लेयर्स मेसी के साथ खेल सकें। तो मेरे ख्याल में मेसी की एडिशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगी। मेसी की मेंटालिटी जो है क्योंकि मेसी एक बड़ा प्लेयर है, कोपा अमेरिका जीता और उसके बाद वर्ल्ड कप जीता और मेसी भी खुश नहीं है पीएसजी में। जब वर्ल्ड चैम्पियन आपके ड्रेसिंग रूम में आएगा और वो एक मेंटालिटी लेके आएगा, वो क्लब आइकॉन है, तो मेरे ख्याल में आपका क्लब वो वैसे ही मोराल इतना हाई हो जाता है प्लेयर्स का कि प्लेयर्स जो हैं वो खुद ब खुद कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और अच्छा करना शुरू कर देते हैं। तो मेसी की एडिशन स्पोर्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, ड्रेसिंग रूम पॉइंट ऑफ व्यू से, हर पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो बार्सिलोना के लिए बहुत अच्छी रहेगी। एक प्रॉब्लम ये ज़रूर हो सकता है कि मेसी क्योंकि 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा, पॉसिबल है कि 3 साल बार्सिलोना में खेल लें, तो उसके बाद क्या होगा? तो उसके बाद मेरे ख्याल में अभी बार्सिलोना, क्योंकि एक झटका ऑलरेडी बार्सिलोना ने सहा है मेसी के जाने के बाद,
तो उस झटके के बाद जो है वो बार्सिलोना जो है वो मेसी के पहले बार्सिलोना छोड़ने से पहले ही कुछ इस तरह की रिप्लेसमेंट या इस तरह के कदम उठाएगा कि बार्सिलोना को उस तरह से हार्म ना हो सके जिस तरह से बार्सिलोना ने पहले सफ़र किया मेसी के बगैर। क्योंकि मेसी के होते हुए बार्सिलोना मतलब मेसी सिंगल हैंडेडली बार्सिलोना को कहाँ से कहाँ ले जाते थे। चैंपियंस लीग में भी कम से कम कुछ नहीं तो क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल से मेसी के सर पे हम लोग खेल रहे होते थे। तो हम वो डिपेंडेंसी जो है मेसी की उससे मेरे ख्याल से बार्सिलोना इस बार कोशिश ये करेगा कि वो डिपेंडेंसी उस तरह से ना हो और मेसी को जो है वो इतना ज़्यादा उस पर डिपेंड ना किया जाए ताकि बार्सिलोना मेसी के बाद भी जो है वो अपने पैरों पे खड़ा रह सके। बाकी जो रूमर्स हैं वो यही हैं कि चावी ने जो मेसी को ऑफ़र किया है कि वो उनका जो रोल होगा टीम में वो कैंप पोजीशन का होगा, बिल्कुल वैसे जैसे अर्जेंटीना में वो खेलते रहे हैं वर्ल्ड कप में कैंप पोजीशन के ऊपर। तो बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है वो मेसी के लिए। जैसे मैंने आपको बोला कि पैड्री के साथ अगर उनका कॉम्बिनेशन बन जाता है तो एक बार्सिलोना के लिए एक ज़बरदस्त किस्म की जो है वो एक जोड़ी बन जाएगी जिससे बार्सिलोना जो है वो काफ़ी फ़ायदा उठा सकता है और पॉसिबिलिटी है कि बार्सिलोना यूरोप में भी अच्छा कर सके। तो ये थी आज की वीडियो। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर अपनी एडवाइस और अपने कमेंट ज़रूर बताइएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।